भगवान हमें दे रहे हैं। यहां से डिजास्टर शब्द शुरू हुआ, ठीक है। गैस और आस्त्रे, गैस मीन्स बुरा, आस्त्रे मीन्स स्टारा, कि जब हमारे कर्म बुरे होंगे तब भगवान हमें सजा देंगे, तब आग लगती है, भूकंप आता है। अब इंडियन मेथोडोलॉजी में अगर मैं इसे जोड़ कर देखूं, हम सबको पता होगा कि हमारे बहुत सी विचारधाराओं से उठकर आज हम जब साइंटिफिक उन्नति हुई तब हमने ये जाना कि भूकंप क्यों आते हैं। तो क्या समझते थे कि नंदी जी ने अपने सिर पर पृथ्वी को उठा रखा है, जब उन्हें गुस्सा आता है तब भूकंप आते हैं। तो यहां से हमने चलना शुरू किया और इस तरह से डिजास्टर शब्द आया, ठीक है जी। अब ज्यादा प्रकारों की बात करेंगे तो मैन मेड डिजास्टर और नेचुरल डिजास्टर आज तक आप पढ़ते आए हैं, सुनते आए हैं, बट यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन की लेटेस्ट जो डेफिनेशन है डिजास्टर की, उनके टाइप्स की, तो देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर, कोई भी प्राकृतिक आपदाएं नहीं होती। आप में से कुछ ने ये जब सुनी होगी, कुछ के लिए नहीं होगी, कुछ सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम भूकंप को क्या समझे, हम जंगलों की आग को क्या समझे, हम साइक्लोन्स को क्या समझे, क्या वो नेचुरल नहीं है? बिल्कुल वो नेचुरल है, बट वो प्राकृतिक खतरे हैं, प्राकृतिक आपदाएं नहीं है। जैसे एक रेगिस्तान में अगर भूकंप आता है, ठीक है जी, और वही सेम तिब्बता का भूकंप आप किसी बड़े शहर में देखते हैं, मान लीजिए शिमला देखते हैं, तो कहां नुकसान ज्यादा, ठीक है। उसी तरह फ्लड्स जो हमने 2018 में, 23 में, 25 में देखे, तो वो फ्लड्स अगर ऐसी कहीं जगह है जहां हैबिटेशन नहीं है, जहां घर नहीं बने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, और ऐसी जगह पर वही नदी का पानी जहाँ उसका जलस्तर बढ़ गया, जहाँ वो उसने नॉर्मल अपने स्ट्रीम से निकल कर बाहर आई और 4 दिन में फिर से वापस अपनी जगह पर चले गई, तो फ्लड्स का भी उद्देश्य मतलब कारण वही है। तो देयर इज नो नेचुरल डिजास्टर, कोई भी आपदाएं प्राकृतिक नहीं है। ह्यूमन इंड्यूस्ड एक शब्द नया लॉन्च है, ह्यूमन इंड्यूस्ड, मानव जनित आपदाएं, ठीक है जी। मानव जनित आपदाओं को हम आपदा उपशमन में देते हैं, ठीक है। अगर हमारे घर मजबूत होंगे तो क्या भूकंप नुकसान कर सकता है? उदाहरण जापान, हमारे पास 3 से 4 तीव्रता का भूकंप आता है और हम डर जाते हैं। वो 3-4 साल पहले का समय सबको याद होगा, रात को भूकंप आया था, 8, साढ़े 8, 9 बजे की बात है, और सब घरों से बाहर निकले थे। सोचिए कि आपको अपने बनाए या आपके पेरेंट्स के बनाए, दादा दादी के बनाए घरों पर इंजीनियर, आर्किटेक्ट्स, पता नहीं कितने डिजाइन कहां से बनाकर आपने घर बनाए, उस पर विश्वास करेंगे। पर 4 रिक्टर स्केल का भूकंप आया और आपने अपना घर छोड़ दिया। अब जापान वालों को सोचो, जहां 7.8 मतलब नॉर्मल ये भूकंप की स्थिति रहती है। आपने देखा होगा, वीडियोस पे देखना, वैसे मेरे पास काफी पड़ी है बट लैपटॉप कनेक्ट नहीं हुआ, तो ऐसे छोटी-छोटी वीडियो दिखाऊंगा कि वो डे टू डे में अपना काम कर रहे हैं। बस उन्हें पता है कि भूकंप आए तो टेबल के नीचे ड्रॉप कवर होल्ड किस तरह से करना है, किस तरह से, मतलब उन्हें विश्वास है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हें डेवलप किया वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो क्या उनके लिए वो भूकंप नेचुरल था, क्योंकि उसका नुकसान हुआ नहीं। तो प्राकृतिक घटना तो थी, खतरा है, भूकंप खतरा है, पर भूकंप आपदा तब होगी जब उसमें मानवीय नुकसान होगा, ठीक है जी। अब आते हैं ज्यादा इस टॉपिक को स्टार्ट करते हुए कि अब आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसकी हम बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं कि आपदा प्रबंधन क्या है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक महिला अपने घर पर सुबह उठने से लेकर शाम तक कितनी मैनेजमेंट करती है, वर्किंग हो, सुबह उठकर टाइम से ब्रेकफास्ट तैयार करना, बच्चों का टिफिन पैक करना, स्कूल जाते हैं, घर की साफ सफाई, कोई बगीचे में है, इसी तरह पुरुष कोई बगीचे में टाइम से स्प्रे कर रहा है, गड्ढे बना रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो तब हम गड्ढे बनाना शुरू करते हैं, और प्रूनिंग जब हार्वेस्टिंग का टाइम हो, जब फ्रूट
से तैयार होता हम प्रूनिंग स्टार्ट कर देते हैं। हर चीज का टाइम है, मैनेजमेंट है। उसी तरह डिजास्टर जब हम बात करते हैं आपदा की, तो आपदा के उचित प्रबंधन के लिए और उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं वो डिजास्टर मैनेजमेंट है। ठीक है, कुछ मुश्किल तो नहीं लगा? आपदा और आपदा प्रबंधन कोई मुश्किल तो नहीं लगा आपको? ठीक है, तो ये जस्ट एक छोटी सी बात है। तो कैरियर की बात मैं पहले करना चाहूंगा क्योंकि बाद में समय नहीं बचता है, इसलिए आप सब अभी कॉलेज के बाद सब सोचेंगे क्या किया जाए। तो आपदा प्रबंधन में कैरियर एक बहुत नया ट्रेंड है आज के समय में। ठीक है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज डिजास्टर मैनेजमेंट पे मास्टर डिग्री कराती है, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पहली यूनिवर्सिटी है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी मास्टर डिग्री कोर्स है। HPU में 1 साल का, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में भी 1 साल का डिप्लोमा कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट में है। और पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह से आप इन के थ्रू भी मास्टर डिग्री 1 साल का डिप्लोमा कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट में कर सकते हैं। करके क्या होगा, 2030 तक जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, UGC है, उसने सब कॉलेजेस में, स्कूल्स में डिजास्टर मैनेजमेंट एज अ रेगुलर सब्जेक्ट लॉन्च करने का उद्देश्य रखा है NDM में, जिसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो आप आपदा प्रबंधन को आने वाले समय में टीचिंग पर भी कैरियर देख सकते हैं। सेकेंडली, बहुत सी नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट एजेंसीज, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मैं बात कर रहा हूँ, आप इसमें भी, NGOs में भी आप अपना कैरियर, इनिशियल कैरियर डिजास्टर मैनेजमेंट में देख सकते हैं। तो बहुत हैपनिंग सी फील्ड है। यहाँ ऐसा नहीं है कि रूटीन वर्क नहीं है। आप आएंगे, नया क्या होगा वो बड़ा एक रोमांचकारी और साथ साथ में समाज सेवा का मौका मिलता है। ठीक है, बहुत सी NGOs जो है वो हिमाचल में भी और नेशनल लेवल पे भी डिजास्टर मैनेजमेंट में काम कर रही है। जैसे डूअर्स की बात करें, हमारे हिमाचल में ही बहुत सी ऐसे अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही है डिजास्टर मैनेजमेंट में। ठीक है, तो इस पे आप इसको एज अ कैरियर देख सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। आपदा शब्द की बात कर ली हमने। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जिम्मेदार नागरिक के रूप में आप आपदा जोखिम प्रबंधन में क्या योगदान दे सकते हैं? NDRF, होम गार्ड, पुलिस, SDRF, एयरफोर्स, ये सब चीजें बाद में आती हैं। पहले कम्युनिटी को फर्स्ट रिस्पॉन्डर कहा जाता है। मानते हैं आप? आपके किसी गांव में कोई आगजनी की घटना लगे, किसी रोड एक्सीडेंट में, तो जब तक पुलिस को फोन होता है, जब तक हमारे वहां इंफॉर्मेशन आती है, हम एजेंसीज को बोलते हैं, तब तक आप सोचिए कि आग जहां लगी है वहां तक तो वो घर भी राख के ढेर में तब्दील हो जाता है। तो क्या है कम्युनिटी, समुदाय, अगर उसे पता होगा कि प्राथमिक तौर पर क्या प्रतिक्रिया दी जाती है, क्या दी जानी चाहिए, तो जान बचाई जा सकती है। हाल ही का एक एग्जांपल मैं आपको उनकर का देता हूँ। उनकर में एक एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ, ऑलमोस्ट उस बंदे को डेथ डिक्लेयर कर दिया और हॉस्पिटल ले जाने लगे। अभी मास मनाली जो माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, वहां का एक इंस्ट्रक्टर बाई चांस, बाय लक उस तरफ से जा रहा था, तो उसने देखा कि बहुत भीड़ है और वो गए। तो कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, तो पता लगा कि भाई बंदे की पल्स बिल्कुल नहीं चल रही है। और उन्होंने एक CPR शब्द आप सबने सुना होगा, CPR दिया कि चल अब एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, व्यक्ति तो है नहीं है, पता नहीं, कोशिश कर लेते हैं। CPR दिया, आप विश्वास मानिए कि वो व्यक्ति फिर से जीवित हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर धर्मशाला विजिट के लिए आ रहे थे। एक SP रैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर जब चेकिंग के लिए जा रहे थे स्टेज पर, तो आप सबने न्यूज में सुना होगा कि वो उन्हें हार्ट अटैक आता है। हार्ट अटैक आता है और स्टेज पे उनकी डेथ हो जाती है। दोनों एग्जांपल मैंने आपको बताया। ठीक है, बट उस जगह जहां नहीं पता था, जान नहीं बचाई जा सकती। जहां पता था, जानकारी थी, वहां जान बचाई जा सकती। तो आपको
क्या लगता है कि आप नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयासों को अलग रहने दीजिए। मैं वो कोई गवर्नमेंट स्कीम की बात करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ ये व्यक्तिगत तौर पर जागरूक करने आया हूँ कि जो जानकारी है ये अल्टीमेटली किसी की जिंदगी बचा सकती है। अब हमारे वहां क्या होता है, घास काटने जाते हैं, ठीक है, कभी गाय बांध रहे हैं, घास काटते काटते दराटी से हाथ कट जाता है, या सब्जी बनाते किसी के घर में, जरूरी नहीं कि घास काटने जाए तभी हाथ कटता है, किसी भी तरीके से हाथ कट सकता है। कुछ लोग ब्लड देख के फेड हो जाते हैं, उसको रोकना तो दूर की बात, बट क्या ये पता है कि अगर एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है तो घाव को किस तरह से प्रेशर पॉइंट दबा के आप एक्सेसिव ब्लीडिंग को बंद कर सकते हैं। अब वो आपने देखा होगा, ज्वार एक हमने इनिशिएटिव लिया था, आप में से उनमें से कई पार्टिसिपेट भी बच्चों ने किया होगा, कि हाथ फ्रैक्चर हो जाए, मुड़ जाए, टांग टूट जाए तो हॉस्पिटल तक पहुंचाने तक प्राथमिक उपचार कैसे दे सकते हैं। किसी का जबड़ा टूट जाए, खासकर मेरे छोटे भाई जो बाइकिंग का शौक रखते हैं, कि आप बाइकिंग पे जा रहे हो, किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हेलमेट से उसकी जॉ हिल जाए, टूट जाए, तो एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने का क्या कर सकते हैं। बहुत जरूरी है छोटी छोटी बातें आपको पता होना, आपके घर पे पता होना। इतना पता है आपको कि आग लग जाए तो क्या करते हैं, क्या करते हैं। मान लीजिए इस कमरे में आग लग गई, सारी खिड़कियां बंद है और मैं कमरे में हूं, तो मुझे हमेशा उठ के चलना है, ठीक है, पक्का? सोच लो कैसे चल रहा है, ठीक है। और मुंह नाक को हमेशा रुमाल से ढके चलना। एक अभी कुछ पिछले 1-1.5 साल पहले की घटना बताता हूँ। यहाँ एक रेस्टोरेंट में आग लगी, सब जानते हैं, नाम लेना ठीक नहीं। एक बहन की डेथ हो गई है ना, आप सबने सुना होगा। फायर वालों से जब बात हुई ना, तो वो कहते कि वो बच सकते थे, अगर बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी सी नॉलेज होता तो वो बच सकते थे, नहीं बच पाए। क्यों? जानकारी नहीं, ठीक है। तो जब भी ऐसे छोटी छोटी बातें हो, आपका YouTube पड़ा है, ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म है, बट मुझे नहीं लगता हम देखते हैं क्या CPR कैसे थे, आग लग जाए तो क्या करें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली के एक प्राइवेट स्कूल में एक फायर मॉक ड्रिल हो रही थी, तो वो फायर की टीम आई, बच्चों को बताया कि आग लग जाए तो कैसे करना है, कपड़ों में आग लग जाए तो भागना नहीं है, रोल करके चलना है, ऑक्सीजन और फायर का कॉन्टैक्ट खत्म करना है, और आपकी जो वाटर बॉटल होती है रुमाल से अपने मुंह और नाक को ढकना है, और फिर क्रॉल करके चलना है, बिल्कुल लेट के भी नहीं चलना, क्योंकि धुआं नीचे हल्का होता है बट कार्बन नीचे बैठ जाता है, तो वो आपके शरीर में गंदे का डर होता है। तो हाथ और पाँव से आगे वाले नहीं चलते, कैसे चलना है। उनको क्या है, बच्चों को बड़ा मजा आया, उन्होंने की मॉक ड्रिल और सब हुआ, और सडनली 5-6 मंथ के बाद एक्चुअली स्कूल में आग लग जाती, एक भी बच्चा कैजुअलिटी स्कूल जख्मी तक नहीं होता। ये है तैयारी, अवेयरनेस, और हमें पता ही नहीं है। अब छोटा सा एक क्वेश्चन, फायर का हेल्पलाइन नंबर क्या है? जल्दी 1 2 3 4 5 6। डिजास्टर में ना इतना ही टाइम मिलता है, इतने सेकंड होते हैं, और आप एक्चुअल कंडीशन ये होगी, आप अभी सोच रहे होंगे कि ट्राई कर रहे होंगे क्या होगा, 100 होगा, 1100 होगा, 108 होगा, क्या होगा, बात ही नहीं। हाँ, जब डिजास्टर आता है, सेम कंडीशन जो आप अभी फेस कर रहे हैं वो होती है, दिमाग नहीं चलता है। वो कब चलेगा? जब आप चीजों को मेमोराइज करें, सोचे, है ना। 101 फायर ब्रिगेड का नंबर है, आप 1077 हमें भी कर सकते हैं, हम भी फिर आगे काउंटर पार्ट को एक्टिवेट करते हैं। बट सोचिए, आप कॉलेज में हैं और फायर का नंबर मतलब होगा आपके माइंड में, पर डाइसी कंडीशन यह है कि हो सकता है, नहीं हो सकता है। किस किस के घर में फायर एक्सटिंग्विशर है? और घरों की वैल्यू मिनिमम 50 लाख मान के चलो,
मतलब टीचिंग स्टाफ में भी नहीं है। 2000, 2500, 3000 का और 5 लीटर का सिलेंडर आता है। एग्जैक्टली मैम, तंदूर वाले में हमने मतलब कमरे में ही लकड़ियाँ रखी होती है, उसके साथ ही सिलेंडर रखे होते हैं, बाहर लकड़ी का ढेर होता है। अब तो ये ट्रेंड चल पड़ा है 3 सिलेंडर को घर पे होना, अगर नहीं हुआ तो हमारा स्टेटस खराब हो गया। सोचिए हमारी अवेयरनेस का लेवल यहाँ है बहुत निचले स्तर पर है। फर्स्ट एड किट किसके घर पे है? चलो फर्स्ट एड किट भी 7-8 पूछे। इमरजेंसी किट किसके घर पे है? आगे बात बहुत होगी तो टाइम कम है, हम आगे भी बढ़ते चलते हैं, ठीक है। तो जब भी हम डिजास्टर की बात करें तो सबसे पहले बात आती है प्लानिंग की। बिना योजना के कुछ नहीं हो सकता। आप घर में हैं, आप स्टडीज में हैं, आप बिजनेस में हैं, बिना योजना के कुछ नहीं हो सकता। एक परिवार का एग्जांपल देता हूँ। एक परिवार में 10 कमरे हैं, ठीक है जी, और उस परिवार में कभी ये बातचीत नहीं हुई कि बेटा या बेटी जब कभी आग लग जाए, भूकंप आ जाए तो जो तीसरी मंजिल में है वो क्या करेगा, जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो क्या करेगा, जिसे बोलते हैं फैमिली इमरजेंसी प्लानिंग। योजना नहीं, क्योंकि हमने कभी उसको सोच के नहीं देखा, इसीलिए तो भागते हैं बाहर बनानों में। सर्दी का टाइम होता है, जैसे भूकंप आता है, जिस अवस्था में हो उस अवस्था में बाहर। क्या अपने साथ कोई चार्जर लेके गया? महंगे से महंगा हो, बैटरी कितने दिन चलेगी? बैटरी से मोड ऑन करके वो 3 दिन। क्या जब कोई भागा अपने साथ इंजेक्शन मेडिसिन लेके गया? हर घर में मरीज है, बीपी, शुगर, प्रेग्नेंट लेडीज, कोई बुजुर्ग, कौन लेके गया? जब कोई भागा अपने साथ सर्टिफिकेट लेके गया? कितनी मेहनत से पास करते हैं। मैं बड़ा मुश्किल हो गया पास करवाना, मैं भी किसी कॉलेज से पढ़ा, किससे पास कर? फिर क्या जब मैं इमरजेंसी में भागा, मेरे पास डिग्री थी ग्रेजुएशन की? नहीं थी। सोचना जरूरी है, प्लानिंग। मैं आपको नेगेटिव नहीं ले जा रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रिपेयर्डनेस। प्रे फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। हमेशा अच्छे की प्रार्थना करो, बुरे के लिए तैयार रहो। और यही बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर जाके अपने फादर से, मदर से, दादा दादी से, छोटे बड़े भाई बहनों से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और डिजास्टर मैनेजमेंट कोई मेरा अकेले का काम नहीं है। क्या है? टीम वर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि टीम अभी मैं अकेला ही हूँ। गाँव में क्या होता है? BDMC, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी। आपको पता नहीं होगा, कितनों को पता है BDMC के बारे में? विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी पंचायत में बनी होती है। कोई आपके पंचायत में जो प्रधान है, वार्ड मेंबर्स है, आपकी पंचायत में कोई रिटायर्ड फौजी बंदा है, कोई डॉक्टर है, जैसे हमारे माननीय प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, ये रिटायर्ड है, ये उसके मेंबर होंगे। NSS, NYPS के उसमें होंगे। कोई फीडर है, कोई प्लम्बर है, वो BDMC का मेंबर होगा। टीम वर्क होती है। अगर मान लो आप BDMC का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते, देन आपका अपना सर्कल तो होगा, कजन ब्रदर्स का, कजन सिस्टर का या दोस्तों का। 4-5 लोग भी अपने एरिया को सुरक्षित कर सकते हैं कि यार इस एरिया में अगर कुछ छोटी सी भी घटना होती है, कोई बीमार, किसी को हार्ट अटैक, किसी का एक्सीडेंट होता है, तो हम सबसे पहले इकट्ठे होंगे। उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एड किट है, उसके लिए उसका जानकारी है कि उसको कैसे यूज करते हैं। तो आपदा प्रबंधन एक टीम वर्क है, इसमें अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कॉलेज का भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान होता है, वो भी होगा। डीएम एक्ट की जैसे मैंने स्टार्टिंग में बात करी कि कोविड के टाइम बहुत चर्चा में आया कि जी ये ऐसा है, वैसा है, बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, स्कूल इंस्टीट्यूशन बंद कर दो। ये आया कैसे? वैसे डिजास्टर मैनेजमेंट कोई बहुत नई चीज नहीं है। 32 BC की बात कर रहा हूँ, जब ईरान में ना वहाँ डिजास्टर की मैनेजमेंट होती थी, प्रबंधन होता था। लेटेस्ट मैं आपको बताता हूँ कब से। 1960 से यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हुआ, क्योंकि वहाँ फॉरेस्ट फायर्स आपने अभी भी सुना होगा कि जंगलों की आग लगती है तो साल मतलब 6-6 महीने 7-7 महीने फॉरेस्ट फायर नहीं खत्म होता। उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट IRT टीम को गठित करना शुरू किया। भारत में
1999 के बाद 1990s के बाद 99 में साइक्लोन्स आए। कहाँ आए थे? बहुत लगभग 10,000 से ज्यादा लोग मरे थे उड़ीसा में। 1999 में आप जब पढ़ेंगे ज्योग्राफी में या राष्ट्रीय मैनेजमेंट में, 1999 में साइक्लोन्स उड़ीसा में आए। मोर देन 10,000 कैजुअलिटीज रिपोर्ट की गई। बोलो मैं मिसिंग तो उसके बाद बताई नहीं, ठीक है। बट उसके बाद जब गवर्नमेंट ने सोचा, हम इन्वेस्ट कर रहे थे आफ्टर डिजास्टर के फेज होते हैं, प्री डिजास्टर फेज, पोस्ट डिजास्टर फेज। गवर्नमेंट फोकस करी थी पोस्ट डिजास्टर में, आपदाएं हो जाएगी, आपदाओं के बाद जो प्रभावित व्यक्ति है उन्हें हम संभालेंगे, उनके लिए घर बनाएंगे। बट पहले तैयारी पे नहीं। 99 के बाद प्रिपेयरनेस पे किया गया। यूएनडीपी की एक परिभाषा में ये कहा जाता है, तैयारियों पे खर्चा गया 1 रुपए, इस पे खर्चा गया 1 रुपए, बाद में खर्च होने वाले 9 रुपए को बचाता है। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, फायर एक्सटिंग्विशर घरों में लगाओ, मेडिकल किट घरों में रखो, 9 रुपए बचा रहा हूँ मैं, छोटी सी परिभाषा। बट उसी चीज को आप 90 लाख, 90,000, 9 करोड़, वो आपका, आपके फैमिली का स्टेटस है, कितनी अमीर है, सोचो। किसी के 1 करोड़ का घर है, तो आपने 1 लाख रुपए अगर तैयारी पे लगा दिया, वो भी नहीं लगता है, कितने 5 फायर एक्सटिंग्विशर आ जाएंगे, 1000 रुपए की मेडिकल फर्स्ट एड किट बन जाएगी, इमरजेंसी किट 2000, 4, 5,000 रुपए की बन जाएगी। कितना टाइम? किस किस के घर में रेडियो है? रेडियो किस किस के घर पे है? जब 2023 में नेटवर्क नहीं था, फोन बंद हो गए, तो आपको प्रादेशिक समाचार सुने, किसी को बचाने के लिए कोई टीम आ रही है, यहाँ हम राशन ड्रॉप करेंगे, 2 दिन बाद मौसम ठीक है, परिस्थितियां धीरे धीरे ठीक हो रही है, नहीं तो अगले 1 हफ्ते बाद भी रेड अलर्ट है। कहां से इंफॉर्मेशन? हम महंगे तो फोन ले ले, अच्छी बात है, हर व्यक्ति ले, बट एसेंशियल जो चीजें हैं वो रखें। रेडियो में कैसे होता था पहले? हमारे बुजुर्ग देखते थे कि प्रादेशिक समाचार चल रहे हैं और गाने पुराने चल रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, समाचार की बहाने से सुन रहे हैं। आज के टाइम सुविधाएं हैं, बट हम कभी वो न्यूज में सुनते नहीं। आईएमडी का रेड अलर्ट भी तो बहुत ही जब फॉरवर्ड हो जाए, जगह जगह से आना शुरू हो, तभी होता है, ठीक है। मैं पॉइंट से हट रहा हूँ। डीएम एक्ट बना 2005 में, कब? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट कब बना? इसमें 3 लेवल फिक्स कर दिए। नेशनल लेवल पर एनडीएमए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसकी अध्यक्षता में? माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, उनके अतिरिक्त 9 सदस्य, सदस्य भी रहने दो, किसकी अध्यक्षता में? एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर। स्टेट लेवल पर एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसकी अध्यक्षता में? वहां के मुख्यमंत्री, जो भी तत्कालीन मुख्यमंत्री हो, वो एसडीएमए का चेयरपर्सन होता है, ठीक है। फिर तीसरा स्तर डिस्ट्रिक्ट लेवल, डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, किसकी अध्यक्षता में? डेप्टी कमिश्नर, जो वहां के तत्कालीन डेप्टी कमिश्नर है, वो डीडीएमए के अध्यक्ष है। इसी तरह बीडीएमसी, विलेज डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी, ताकि पंचायत लेवल तक चले जाए, ठीक है। इस सेक्शन पे फिर अभी हाल ही में इसमें अमेंडमेंट भी हुई है, और बहुत सी बातें, बट उतना डीपली हम जाएंगे। अब आप रिसोर्स जनरेशन, मेरी बातों को सुनकर अगर किसी के मन में आएगा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टीम वर्क चाहिए, टीम के साथ साथ रिसोर्सेज भी चाहिए, कहाँ से होगा पैसा? तो सोचो हमारे यहाँ कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, हमारे पास कितने ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओस हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट पे काम कर रही हैं। आप उनकी मदद से अपनी पंचायत के स्कूलों में महिला मंडल को, युवक मंडल को ट्रेनिंग दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात डीडीएम में फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कितने युवा हैं, कौन सी ट्रेनिंग करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, आपके मुताबिक ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो रिसोर्सेज मोबिलाइज करने पड़ते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे, मैं अभी लास्ट में अपना नंबर भी लेते हुए जाऊंगा,
जो भी बच्चा, हमारे पास आपदा मित्र स्कीम है, युवा आपदा मित्र स्कीम है, डे टू डे में हम अभी मास में बहुत से ऐसे कोर्सेज करवाते रहते हैं, शायद भाई होम गार्ड में कितनी ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं, हमें वॉलंटियर्स चाहिए होते हैं, आओ ट्रेनिंग करो, खुद भी जागरूक बनो, परिवार को भी जागरूक करो। इस तरह से रिसोर्सेज की कमी नहीं है, अवेयरनेस की कमी है। रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे बड़ी दिक्कत। आप सोचो कि हमारा इंटरेक्शन सोसाइटी में कम हो गया है, ठीक है जी। मेरे घर पे जरूरत पड़ी और मुझे नहीं पता कि मेरे आसपास किसके पास लंबी सीढ़ी है, छोटा सा एग्जाम्पल। दूसरा, टुल्लू बम, फ्लड की सिचुएशन होगी, आप घर में पानी भर गया, ठीक है जी, आपको पानी बाहर निकालना है, बट आपको लोकल रिसोर्सेज का कुछ नहीं पता है, ठीक है। कोई व्यक्ति उससे जाकर छत पर चढ़ गया, नीचे तो कोई पानी भर गया, छत पर चढ़ जाता हूँ, अब उस व्यक्ति को उतारना है, सीढ़ी ढूंढ रहे हैं आप, लंबी सीढ़ी किसके पास है। नॉर्मल देखना घर पे नहीं होता रिसोर्सेज का पता, तो रिसोर्सेज की इन्वेंटरी बनती है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, एक नेशनल प्लेटफॉर्म है IDRN, लिख लो कीजिए, इंडियन डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क, और जरूर चेक करना इस लेक्चर के बाद जब भी आप फ्री हो। किस डिस्ट्रिक्ट में, किस डिपार्टमेंट में कौन से रिसोर्सेज हैं, एक एक चीज की लिस्टिंग है, और हमें 6 महीने में, 1 साल में उसे अपडेट करना पड़ता है। IDRN, इंडियन डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क। ये तो चलो विभागीय बात होगी, बट मैं अगर एक पंचायत लेवल की बात करूं तो आप सबको आसपास के बारे में अवेयर होना चाहिए। जेसीबी किसके पास है, जेसीबी के ड्राइवर का नंबर, वाटर टैंक, कभी घर में पानी नहीं होता है, फिर लगे होते हैं ढूंढने हम कि यार कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, किसके पास है। पावर चेन, पावर कटर, किसी के घर पे पेड़ गिर गया, किसी गाड़ी पे पेड़ गिर गया, अभी तो पार्टी में वैसे क्या है यार, वैसे मिल जाता है, इसमें क्या है। तो जब जब आपका है, आप विश्वास करें, एक बोतल पानी पीने के लिए तरस जाते हैं। उत्तराखंड का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, जब फ्लडिंग हुई थी 2013 में उत्तराखंड में, जो डेड बॉडीज थी, डेबरी में जो दबी थी, उनके हाथ से अंगूठियां निकाल ली थी। आप पता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बात करने में बड़ा मजा आता है, नए सामने आती है, आप सोच नहीं सकते, ठीक है। एक पराठा 600 रुपए बिका, पानी की बोतल 800 रुपए की। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा इंडिया के रिकॉर्ड में आज तक उत्तराखंड डिजास्टर में हुई है। डिजास्टर आपने ऐसा नहीं आती, आप बताएं, आप कोविड को याद करो, किसी ने अपने परिवार, अपने फादर को वो अंत्येष्टि तक नहीं दे पाया, कोई डेड बॉडीज नहीं देख पाया। एक दो एग्जांपल आपको दूं, असली के देहरादून, सॉरी नॉर्थ ईस्ट से एक व्यक्ति, उनकी बेटी मैम वहाँ कसोल में ट्रॉलिंग केस में डूब गई। अब पार्वती में डूबा व्यक्ति बहुत इजीली नहीं मिलता, आप सबको पता है। वो महीना भर रहे ऑफिस आते थे, क्या बोलते थे वो, उनके फादर और उनके ब्रदर ऑफिस आते थे, कहते थे कि सर ऐसा हो सकता है जैसे मूवी में देखते हैं कि हमारी लड़की कहीं रहते रहते चली गई हो और किसी गांव के किनारे मिली हो, गांव वालों ने उसका इलाज किया हो और हो सकता वो ठीक हो, बट उसकी याददाश्त ना हो, इस तरह से। मतलब आपदाओं को हम बहुत मजाक में लेते हैं, जब हमारे सामने चीजें आती हैं तब पता चलता है। बस एक्सीडेंट बंजार में ले लो, आप मंडी में ले लो, कितना कुछ हमारे आमने सामने होता है, बट हम फिर भी अवेयर नहीं होते। तो रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, पता होना चाहिए। आजकल क्या है, खासकर बच्चे अपने घरों तक सीमित हो चुके हैं, और फोन तक और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आपके पड़ोस में क्या है आपको नहीं पता, पर जब जरूरत पड़ती है तो पड़ोसी ही काम आता है। समुदाय, लोकल समुदाय, इसलिए समुदाय को स्ट्रेंथन करने की बात की जाती है, कम्युनिटी अवेयरनेस की बात की जाती है कि समुदाय ही फर्स्ट रिस्पॉन्डर है किसी भी आपदा में। ठीक है जी, ये बात कर दी मैंने। रिव्यू योर प्लानिंग, हमेशा 5वें महीने में जब भी आप तंदूर के पास बैठ के आप विंटर्स में बात करेंगे, आम से शिकायत पड़ेगी या जहाँ बर्फ नहीं पड़ेगी, वहां जब भी आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठेंगे जरूर बात करें।
हमारे पेरेंट्स को नहीं पता, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को नहीं पता, उन्होंने जो डेवलपमेंट की वो शायद हम नहीं कर सकते, बट आपदा प्रबंधन के हिसाब से उन्होंने शायद नहीं सोचा या उस समय ये बातें नहीं बताई गई, जागरूकता नहीं, बट आपको पता है, आपको बाहर निकलने का मौका मिला है, घर पे जाके जरूर बात करें कि क्या हम फायर एक्सटिंग्विशर ले लें। नहीं तो इतनी पॉकेट मनी आज के टाइम में हर एक बच्चे की है कि वो अगर 10 दिन भी सेविंग करेगा तो फायर एक्सटिंग्विशर एक ले आए। नहीं चलाओ, एक बार लिया फायर एक्सटिंग्विशर, अगर नहीं चलाओ तो 3 साल तक रहता है। कितने जी? और अगर आपने चला लिया तो उसे साल 10 साल रिफिल करना पड़ता है। कितने बार? हर साल, और 200-250 रुपए लगते हैं। ठीक है, रिफिलिंग बहुत महंगा काम नहीं है। ये मैं मैसेज हर जगह पे प्ले करने की कोशिश करता हूँ। पढ़ रहे हैं आप? पहला क्या है? दूसरा? तीसरा? फायर वालों की एक बड़ी कंप्लेंट आती है कि सर हमें कंप्लेंट्स तो आती है आग लगने की, ऐसे बात करते हो सर यहाँ ना आग लगी है जी, आप जल्दी आ जाओ। कहाँ आग लगी, कैसे आग लगी? बड़ा फायर टेंडर जा सकता है, छोटा फायर टेंडर जा सकता है, नजदीकी रिफिलिंग सोर्स क्या है, कुछ नहीं पता, आग लगी जी आग। सही बात है ना? और जब कभी हमारे भी इमरजेंसी कंट्रोल रूम में कॉल आती है, यहाँ एक्सीडेंट हो गया जी, ऐसा हो गया, 3-4 लोग दबे हैं। इंफॉर्मेशन हमेशा सही होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात, टाइम बचता है। क्या बचता है? राइट मैसेज, राइट मेथड, राइट मीडियम। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है, इंग्लिश में बात मत करो। क्या पता अगला व्यक्ति उसे इंग्लिश में वो कंफर्टेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी इमरजेंसी सेक्टर में कॉल करें, सही मैसेज दें कि जी इस ग्राम पंचायत में इस जगह पर आग लगी है, रास्ता छोटा है, छोटा फायर टेंडर आ सकता है। नहीं तो कई जगह क्या हो जी, पहले वो बड़ा ट्रक लेके गए, फिर देखा रास्ता नहीं है, फिर वापिस आओ, फिर छोटा ट्रक लेके जाओ, फिर कितना टाइम, इतने में तो घर भी खत्म हो जाता है। ध्यान रखेंगे। और किसको कॉल करेंगे फायर पे? ठीक है, दूसरा नंबर पब्लिक स्पीकिंग। जैसे मैं पूरी टीम का, मैम का, नंदी मैम का थैंकफुल हूँ कि डिजास्टर मैनेजमेंट को इसका आपके वर्कशॉप का पार्ट बना है। आपको भी मौका मिलता है, आप जब कभी किसी खासकर ग्राम पंचायत के मेलों में जाते हैं, कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिलता है, तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत जरूरी है डिजास्टर मैनेजमेंट। क्योंकि अभी भी हमारे वहाँ ऐसे बहुत से एरियाज हैं जहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट शब्द नहीं पहुँचा है, आपका शब्द बात नहीं की जाती। मैं कुछ साल पहले भोजन टॉपिक ऊपर को आपको आइडिया होगा, वहाँ गया, 1-1.5 घंटा खूब अच्छे से मन लगा के लेक्चर दिया। जब कंप्लीट हो गया तो एक बुजुर्ग दादी उठे और कहते कि जब जो होना चाहिए होना ही, जितना मर्जी बोलो। वो शायद अपनी जगह ठीक थे, जिसकी आई हो उसको कोई नहीं रोक सकता, ऐसा कुछ बोला। उनका बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने कहा दादी जी कि अगर कोई आपके सामने सांप है, जहरीला सांप, तो आप अपना पाँव और हाथ तो आगे नहीं करते कि काट ले भाई, आप तो मेरे पास कोई चारा नहीं है। या आप भागेंगे या आप सांप मारेंगे, कोई चीजें हो सकती है ना जी। तो ऐसा नहीं है, आपदाओं से बचा जा सकता, आपदाओं के प्रभाव को कम किया जा सकता, ये बताना जरूरी है। इसलिए फिल्म शोज की बात करते हैं, डीडीएम में कुल्लू का यूट्यूब चैनल है, कितनों को पता है? हमने बहुत कोशिश की है कि ऐसे ऐसे यूट्यूब वीडियोस बनाए जाए कि अगर सिलेंडर गैस लीक हो तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मेरे तो खैर ज्यादा बात है नहीं, बट क्या अगर गैस लीक हो तो कंघी करनी चाहिए? नहीं, चार्ज पकड़ लेगा बच्चों से। गैस लीक हो तो बाहर कंघी करनी चाहिए, कपड़े बदलने चाहिए, क्या करना चाहिए? स्विच ऑन ऑफ करना चाहिए? बिल्कुल, जो स्विच ऑन है ऑन रहने दे, जो स्विच ऑफ है ऑफ रहने दे, खिड़की दरवाजे खोल। ठीक है, तो क्या ये बात आपके छोटे भाई बहनों को पता है? आपकी मदर को पता है? हमें 4-5 लेवल आपको बता रहा हूँ, बुजुर्ग, पुरुष, महिला, दिव्यांग, बच्चे, 5 स्तर मैंने बताए।
सबसे ज्यादा जोखिम में कौन है? बच्चे, दूसरे? बुजुर्ग, तीसरे? फिजिकली दिव्यांग महिलाएं? तीनों इमोशनल लोग तीनों कैटेगरी में हो सकते हैं। तीनों कैटेगरी में सबसे ज्यादा घर पे कौन होते हैं? बुजुर्ग, तीनों ही, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, दिव्यांग। महिलाएं, और इन्हें आपदा प्रबंधन का पता है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन किसको होनी चाहिए महिलाएं कि आग लग जाए या गैस लीक हो जाए तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वो तो आपकी तरह किसी वर्कशॉप में पार्टिसिपेट नहीं करते, हाँ वो तो आपकी तरह कोई मॉक ड्रिल का हिस्सा नहीं बनते, है ना। उन्हें तो आपकी तरह एक्सपोजर नहीं है, वो यूट्यूब शॉर्ट्स तो नहीं देखते। तो अवेयर कौन है? आप लोग। तो अवेयरनेस किससे फैलानी है? परिवार से शुरू करो। मैं नहीं बोलता कि आप बड़े प्लेटफॉर्म में आओ, मेलों में बोलो, कुछ करो, बड़े बड़े लेक्चर दो। परिवार से शुरू करो, ठीक है। जिसका परिवार भी जागरूक हो जाएगा वो भी बहुत अच्छा काम होगा। तो DDMA का YouTube चैनल है, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रहा, आप जाके देख लो उसको, वीडियोस देखो क्या है। काफी हमने कोशिश की है, ट्रेनिंग वर्कशॉप का हिस्सा बनो। जैसे आपकी फैकल्टी की एक कोशिश हुई है बहुत पॉजिटिव, ऐसे जहां भी मौका मिलता है हम आप बच्चों को पता नहीं होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DDM में बहुत सी अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सी ट्रेनिंग करवाता रहता है मेंटल हेल्थ पे, ठीक है जी। 7 डे सर्च एंड रेस्क्यू पे, फर्स्ट एड पे, एक डिजास्टर का नया पार्ट आजकल जुड़ा है, साइकोलॉजिकल डिजास्टर पर, है ना। और भी बहुत कुछ, किस किस से बात करूंगा, तो उसका हिस्सा बने। जब भी आप क्योंकि ट्रेनिंग का एडवर्टाइज करते हैं, आओ ट्रेनिंग करो, किट भी देते हैं विद पेन ड्राइव, लंच ब्रेकफास्ट उसका भी एंजॉय हो, कई बार दाटी भी जलती है। तो जब तक आपको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, आपकी सोच में बदलाव नहीं आएगा। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। मास अवेयरनेस इवेंट हमारे वहाँ 4 अप्रैल को कुछ मनाया जाता है। 4 अप्रैल को कांगड़ा अर्थक्वेक रिमेम्बरिंग डे, ठीक है जी। कांगड़ा अर्थक्वेक रिमेम्बरिंग डे, क्योंकि 4 अप्रैल 1905 को ही कांगड़ा में भयंकर भूकंप आया था। लगभग 20,000 से ज्यादा लोग रिपोर्टेड है, कैजुअलिटी मिसिंग तो उससे ज्यादा। सोचिए कि 1905 में आए भूकंप ने अगर 20,000 लोग मारे हैं, तो आज 2025 में अगर सेम रिएक्टर स्केल पर भूकंप आए तो सोचिए क्या होगा, ठीक है जी। अलग से सिटीजन फॉर्म होते हैं। और किस किस आप में बच्चों ने आज तक पंचायत के कोरम में, ग्राम सभाओं में हिस्सा लिया? किसी ने नहीं लिया। और पंचायत में जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट किया। तो जो भी आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म में मौका मिलता है, वहां आपदा प्रबंधन पे भी बात करें। स्ट्रीट पे प्ले में अगर बात करें तो ज्वारे, वो भी उसी YouTube पे डला है। एक कॉमेडी अवेयरनेस प्रोग्राम बनाने की कोशिश की थी, ठीक है जी। आप देखना कि किस तरह से बच्चों को किया है। पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो मैं लेकर नहीं आया, बट कोई भी अगर इस तरह के पैम्पलेट्स चाहे तो हमारे ऑफिस से आके ले सकता है। सबसे बड़ी बात, इमरजेंसी प्रिपेयरनेस फॉर फैमिली। मैं बात कर चुका हूँ, समय भी कम है, तो हम अभी लर्न एंड प्रमोट गुड प्रैक्टिसेस। हमारे घर में ना ये चीज बहुत ज्यादा आम घरों में है। पुराने घर के साथ नया घर बन गया। एक ADM आए थे, मेरे नाम राशि थे, प्रशांत संदेश सर, अपर शिमला से थे। आजकल वो हिपा में ज्वाइंट डायरेक्टर है। तो एक ऐसी बात चली, शायद हमारे अपर शिमला में भी घरों में घास रखा जाता है, ऐसे फायर इंसिडेंट तो होते नहीं कुल्लू में। जो भी फायर इंसिडेंट हो उसका जोड़ के देखा जाता है कि जी घरों में रखे घास की वजह से आग लगी। आप इस बात से कितने सहमत हैं? बताओ, समय कम है, आपके आइडियाज। तो क्या केवल हम घास को ही हमेशा वो माने यही कल्प्रेट है? सोचिए, नई कंस्ट्रक्शन हो रही है पुरानी कंस्ट्रक्शन के साथ, हम क्या करते हैं? हर एक चीज की एक उम्र होती है।
बहुत अच्छी क्वालिटी की तार अगर अपने बिजली की तारें घर पे लगाइए तो 5 साल 9 साल बहुत अच्छा काम करती है। थोड़ी सी देसी लगाई है तो 3-4 साल। पर हमारे घरों को बने 20, 25, 30 साल हो गए हैं, कभी किसी ने बात की कि घरों की वायरिंग चेंज करनी है? कभी नहीं। 2 तारें आती हैं, वो तारें पुराने कमरे से नए कमरे को जुड़ जाती है, उस कमरे से अगले कमरे को चले जाती है, वहां से चल जाती है किचन को। तारें वही है, कोई फिट कैट वगैरह कुछ नहीं नया लगा आपका स्विच, ठीक है जी। और क्या करते हैं, वक्त के साथ इंडक्शन आ गया, वक्त के साथ गीजर आ गया, वक्त के साथ प्रेस आ गई, और ना जाने कितने इक्विपमेंट्स आ गए। वही तारें जो कनेक्टिविटी में जोड़ी है खुद जैसे इलेक्ट्रिशियन, कोई नहीं यार इसको क्या है, दो तो जोड़नी है तारें के मालूम होगा, है ना। और वैसे जोड़ते जोड़ते चलते, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो वही चीजें आग का काम करती है। और ऐसी कितनी ऐसी गलतियां हम करते हैं। गैस, अब तो मैं इस मंच के माध्यम से ये आपको कहना चाहूंगा कि गैस ऑफ करने की प्रैक्टिस तो ऐसा कर लीजिए जैसे आप वॉशरूम जाकर हाथ धोते हैं। चाय बनाई, गैस ऑफ। ऑफ मींस रेगुलेटर से ऑफ, ऑफ मींस स्विच नहीं, रेगुलेटर से ऑफ। अभी सर्दियां है, मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है, पर कुल्लू का नंबर ना ऐसे एकदम हाइक करता है फायर इंसिडेंट्स में, क्योंकि हम डेली लॉस रिपोर्ट करते हैं। हमारा काम है, ये काम है कि जो भी घटनाएं घटी वो हमने रिपोर्ट करके स्टेट को भेज दी। आज यहाँ खोखा जला, आज यहाँ मकान जले, आज इतने कमरे जले, इतने का मॉनिटरी लॉस हुआ, है ना। तो जब भी आप हीटर सेकें या इंडक्शन लगाएं या खासकर अंगीठी लगाएं तो ध्यान रखना जी, सोते सोते सेकते सेकते जी नींद पड़ गई, पता ही नहीं चला हीटर बंद करने का। बस क्या हुआ, कर्टन के साथ आग शुरू हुई या कंबल के साथ आग शुरू हुई और बात पूरे खत्म हो गई। तो आप घर पे जाके जरूर बात करें, देखिए विजिलेंट कभी भी आपका हीटर आपके कपड़ों से, आपके कंबल से, पर्दे से दूर रहना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी बात, एक हमीरपुर का एग्जांपल देता हूँ। एक जो माइग्रेंट लेबर हमारे पास आते हैं वो ऐसे अंगीठी सेकने बैठे, अब वो साड़ी पहनते हैं। कोई बोर तो नहीं हो रहा है जी? थोड़ा समय और दूंगा, बाकी हो गया। वो माइग्रेंट लेबर अंगीठी के बाद साड़ी पहन के आग सेकने बैठे। अचानक क्या हुआ कि साड़ी के पल्लू में आग लग गई और उनके ससुर उनके सामने बैठे थे और उनको शर्म आई कि भाई मैं कपड़े कैसे खोलूं, और उन्हें भागना शुरू किया। और जैसे ही भागे आग और बढ़ी, और पहले 70% गन केस था, हॉस्पिटल में गए, वहां डेथ डिक्लेयर कर दिया। बाई चांस क्योंकि विंटर सीजन है, आप कपड़े कई बार पकड़ ले, शर्म नहीं करनी, खोल के पहन देने। जब कपड़ों पे आग लग जाए तो जैसे मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया, रोल करना है। किसी को करके दिखाओ, अच्छा समझ गए। मेन स्ट्रीम जेंडर इनटू डीएम प्लानिंग। हमेशा जब हम सरकारी कामकाज में किसी ट्रेनिंग में शिमला भेजना हो, दिल्ली भेजना हो, डिपार्टमेंट से नॉमिनेशन ले रहे हो, जब भी लिस्ट आए जेंट्स की, मेल्स की, ट्रेनिंग में किसी को भेजना है 6 दिन की फर्स्ट एड की ट्रेनिंग, मेल की। क्यों? क्यों? मुझे बड़ी खुशी है 2023 में हमारे आपदा मित्र जो है उसमें 60% नाम गर्ल्स कैंडिडेट है। जब ट्रैफिक जो फंसे थे टूरिस्ट, उनको खाना देना था, ट्रैफिक मैनेजमेंट करनी थी, हमारे कुल्लू में मुझे बहुत खुशी होती है कि फीमेल बहुत आगे है। इसलिए हमारे कॉलेज में बहुत तो कोशिश कीजिए, खासकर मेरी बच्चियों से जो बहनें हैं इनसे रिक्वेस्ट है, पीछे नहीं रहना। अभी फायर वाले आएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर चलाने को बोलेंगे, नहीं मैं नहीं कर सकती, मेरे को नहीं आता है, भारी होता है। जब आग लगती है वो तो ना देखता है कि मेल है फीमेल है, कौन बचाएगा कौन उठाएगा, भारी है या नहीं है। आगे आओ, फर्स्ट एड की जब फर्स्ट एड प्राइमरी फर्स्ट एड सर्च रेस्क्यू ट्रेनिंग होती है, आप पार्टिसिपेट करो, लाइफ सेविंग टिप्स सीखो, ठीक है। तो मेन स्ट्रीम हमें पुरुषों के साथ साथ बहनों को, बुजुर्गों को भी आगे डालना है।
ठीक है। और अभी भी हमारे घर बन रहे हैं, देवी देवताओं के आशीर्वाद से, भगवान के आशीर्वाद से डेवलप हो रहे हैं। हमारे वहाँ एक साल कोई व्यक्ति आता है, लेबर होता है, दूसरी बार वो मिस्त्री होता है, तीसरी बार वो ठेकेदार बन जाता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि जो आपके बुजुर्गों ने मेहनत की, पेरेंट्स आपके मेहनत कर रहे हैं, कभी घर बनाते हुए प्रश्न ही एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से पूछ लो कि क्या वो मिस्त्री सर्टिफाइड मिस्त्री है, उसे कितना साल हो गया, उसका जरूर डिग्री नहीं होगी इंजीनियरिंग की, बट कितने साल से काम कर रहा है, ये पूछना तो बनता है। उसे वो काम आता भी है, ठीक है, तब वो घर गिरते हैं जो हम वीडियोस में देखते हैं। ये रेट्रोफिटिंग आजकल नया शब्द है, समय को देखते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। फर्स्ट एड किट बनाने की बात मैंने आपसे कर दी, जरूर कोशिश कीजिए, अगर पेरेंट्स आपको पैसे नहीं दे रहे हैं तो अपने पॉकेट मनी से 500-1000 में बहुत अच्छी फर्स्ट एड किट बन जाती है। बेसिक फर्स्ट एड किट शुरुआती दौर से कह रहा हूँ कि सबको आना चाहिए। अब मैंने एक इमरजेंसी किट की और इमरजेंसी बैग की बात की थी। अगर वही 2 साल पहले वाला एग्जाम्पल मैं दूं कि रात को भूकंप आया, जो जिस अवस्था में था वो भाग गया, आप उसको सिर्फ आप ये इमेजिन करके देखो कि 2 दिन घर से बाहर बिताने पड़े, खाना नहीं है, मेडिसिन नहीं है, ड्राई फ्रूट्स नहीं है, तो इसकी बात होती है एक इमरजेंसी बैग या किट की। इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ एसेंशियल जो मेडिसिन होती है जिसके मरीज आपके घर पे हो, बीपी के, शुगर के या पीसीएम के, बुखार, कुछ छोटी छोटी पानी की 2-3 लीटर की बोतल, टॉर्च, रस्सी, रेडियो, मैसेज तो सुनना है, आईफोन तो रखा है, तो बैटरी नहीं है, नहीं नॉर्मल बात है, आईफोन है तो बैटरी नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और आपके एसेंशियल डॉक्यूमेंट स्कैन्ड कॉपी आपकी ड्राइव में होनी चाहिए। किस किस की है? एसेंशियल डॉक्यूमेंट। ठीक है बच्चों, आपके कितनी मुश्किल से पास हुए हैं, वही बात है। सर्टिफिकेट का है, आधार कार्ड, देश से निकालने के बाद आपके ड्राइविंग लाइसेंस, ताकि आप रास्ते की बात नहीं कर रहा, आप देश के किसी भी कोने में हो, 1 टच में आपके पास आपके डॉक्यूमेंट अवेलेबल हो। और ISI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना, सस्ते के चक्कर में थोड़े से पैसे 1000-500 से ज्यादा लग जाए, प्रोडक्ट अच्छा हो, इवन देन आप ड्रायर बालों को सुखाने के लिए यूज करते हैं वो भी अच्छा हो। आप सोचिए क्या होता है, कितने वॉट का होता है, पर आग लगने के लिए वो भी काफी है। ठीक है जी, तो चीजें अब बहुत ज्यादा है, मैं आपको जो आगे कहना चाहता हूँ वो है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, हमें ध्यान देना है, कोई दिव्यांग है, उसका हर क्लास में कोई बच्चे स्पेशल होते हैं, स्पेशल, ठीक है, तो आपने 4 हट्टे-कट्टे बच्चे, मैं खासकर स्टाफ से अनुरोध करता हूँ, किसी भी मतलब क्लास में अगर कोई बच्चे ऐसे हो जो फिजिकली हैंडीकैप हो, बट 4-5 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई होने चाहिए कि किसी भी अर्थिक की कंडीशन में, फायर की कंडीशन में वो लोग उन्हें उठा के बाहर, ये चीज कब होगी, जब आप वॉक ड्रिल करेंगे। वॉक ड्रिल जिसे झूठा अभ्यास कहते हैं, आप सब सोचते क्या ड्रामा, स्कूटर बजते हैं, लोग आते हैं निकालते हैं, आप विश्वास नहीं कर सकते, एक कमरे को खाली करने को मैं अगर बोलूंगा तो यहाँ 5 फीट लगेंगे, यहाँ इस दरवाजे में खड़खड़ाका हो जाएगा, 4 बंदे गिरेंगे, आगे वाले जो भाग रहे हैं वो तो निकल जाएंगे, पीछे वाले दूसरे को कंधे पे चढ़ के निकलेंगे। एक्चुअल है, सबको जान जाएंगे, पर जब आप करेंगे हर महीने में एक मोबिल करेंगे तो किसी कमरे को खाली करने में 1 मिनट से कम टाइम लगेगा। सबसे पहले वो निकलेंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसे इसलिए कहते हैं कि जरूरी हो। आप लोगों का असेंबली एरिया कौन है कुल्लू कॉलेज का? अगर भूकंप आ गया, आग लगी, सोचना पड़ता है।
ठीक है, स्पेशली मेरे बात की ध्यान रखना है, बुजुर्गों का ध्यान रखना है, और ऐसा रिसोर्सेज शेयर करने से नहीं डरना। मैम टाइम हो गया? नहीं टाइम आप रिसोर्सेज शेयर करने से नहीं डरना। आपके पड़ोस के पड़ोस में किसी के घर में आग लग गई, किसी का घर टूट गया, जैसे अभी 25 के फ्लड्स में 23 के फ्लड्स में हुआ, तो जितनी हो सके मदद आपदा के समय में करनी चाहिए। आपदा में अक्सर नहीं ढूंढना, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल उत्तराखंड का दिया जी, वहाँ बोतलें पानी की बोतल बिक रही है, एक परोठा 600 का बिक रहा है। हमारे वहाँ भी करते हैं, मनाली में आप जाओ, मतलब बोलते हो शर्म नहीं आती, हम सब यही के हैं। मनाली में आप कोई फंस जाए तो होटल नहीं है जी, कितने का है जी? 8000 है। गाड़ी नहीं है जी, कितने की मिलेगी? 4000 5000 की। मनाली से कुछ नहीं होता है। जब आपदाएं घटती है, ऐसे सब चीजें एक्टिवेट हो जाती है। कभी मॉकड्रिल पे मैम मेरे को आपसे चर्चा करने का मौका मिला, तो मैं आपको पूरा वो ऐसे बताऊंगा कैसे होता है, क्यों होता है। आज है ना मॉकड्रिल। बी विजिलेंट टुवर्ड्स पब्लिक वर्क्स, ये जरूरी है। दूसरा, जब एक कोई आपदा घटती है तो उसके साथ अगली आपदा घटने का साथ साथ कारण चलता है। ऐसा नहीं होता कभी भूकंप आए तो जी मैं आ गया, अब मैं चला गया, कभी ऐसा नहीं होगा। जब भूकंप आएगा तब आग लगेगी, जब भूकंप आएगा तो लैंडस्लाइड होंगे, जब भूकंप आएगा तो फ्लड आएंगे। ठीक है जी, कोई भी घटना एक अकेले रूप से नहीं घटती, फिर कॉम्बिनेशन बनना शुरू होता है। तो ध्यान रखना होता है, जब एक स्लाइड आता है ना, तब देखते द्वारा ना पत्थर आएंगे, आपसे फिर पत्थर आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है टाइम इंफॉर्मेशन शेयर करना। आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप बताएं, अथॉरिटी को बताएं। जैसे डीडीएमए का हेल्पलाइन नंबर 10 कॉल करना, रैंडम कॉल करना। हमारा स्टाफ भी एक्टिव रहता है, नहीं यार कोई है चेक करने वाले। 101 किसका है? 1077 1077। ठीक है, जिस डिस्ट्रिक्ट में होंगे वहां के नियर बाय इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर को नंबर लगेगा। ठीक है, ऐसा आप मंडी से कुल्लू करेंगे तो कुल्लू वाले नहीं उठाएंगे, वो मंडी वाले उठाएंगे। और फायर का हेल्पलाइन नंबर पता होना चाहिए। इन्फॉर्म तो आप तब करेंगे ना जब पता होगा। ठीक है जी। और जब 2023 में ना सैज बाजार में फ्लड आया, एडमिनिस्ट्रेशन को कुछ नहीं पता था। क्यों? क्योंकि नेटवर्क नहीं था। एक लड़का आया, कॉलेज गोइंग था, आई थिंक सर भी हमारे चैम्बर में बैठे थे, और इस तरह आया, उसने फोटोग्राफ दिखाए सैज में इस तरह के लॉसेज हो गए। फिर पता चला, तब एक्शन शुरू हुआ। और क्या बताया आपको, बस कोशिश करनी है कि खुद भी अवेयर रहे, दूसरों को भी अवेयर करें। मेरे यहाँ जितनी भी बातें बोली है, जितने भी एग्जाम्पल दिए, वो बिल्कुल 100% सच है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर जब घटनाएं अपने साथ घटित होती है तो दूसरों के लिए वो एग्जाम्पल बन जाता है। तो हम दूसरों के लिए एग्जाम्पल ना बने। एक वो शेर जॉन एलियट साहब ने कहा, सीखा है सिर्फ बातों से, कौन सीखा है सिर्फ बातों से, सभी को एक हादसा जरूरी है। तो हम उस हादसे का वेट ना करें, मजाक एक तरफ, डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरफ, हम उस हादसे का वेट ना करें। हम वक्त पर, आज सही वक्त है, अवेयर हो, जितनी भी बातें आपको करनी हो वो घर पे जाके जरूर डिस्कस करें छोटे बड़े भाई बहनों के साथ, और बताएं कि क्या चीजें है जो आज के समय में घर पे करना जरूरी है। लाइट चल जाती है, एक बात बोलना भूल गया, जो आपने ट्रकों के पीछे, बसेस के पीछे, इवन छोटी गाड़ी में रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स देखी है, जरूर घरों में लगाए कि कहां से निकला जा सकता है, किस तरह से हो सकता है। प्रैक्टिस करें। अंधेरे में ना हम अपने घर पे गिर जाते हैं। ठीक है, तो कोई आपके घर में दूसरा है तो आप समझो कि क्या होगा। तो खुद बचने के लिए जरूरी है अपने घर में वो रिफ्लेक्टिव स्ट्रिप्स लगाएं। घर के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में बात करें, इमरजेंसी किट के बारे में बात करें, इमरजेंसी बैग के बारे में बात करें, फर्स्ट एड किट के बारे में बात करें। और ट्रेनिंग के लिए आप जब भी करना चाहें, मैम अगर आप
सब इनिशिएटिव लेंगे तो हम कॉलेज में ही ट्रेनिंग करवा देंगे। लेकिन तो शाड़ाबाई नियरेस्ट वेन्यू है, शाड़ाबाई में ट्रेनिंग करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका रहना खाना इवन तक वो कवर है। तो मेरा पर्सनल नंबर आप लिख लीजिए 82848 2577 0 2577 82 848 25 770। तो आप मुझे कभी भी किसी भी अपने जागरूकता के लिए काम कर सकते हैं, इमरजेंसी के लिए कॉल कर सकते हैं। और मैं जरूर चाहूंगा कि आप ऑफिस में आए, ऑफिस का सेटअप देखें। डीसी ऑफिस में जो एडीसी बिल्डिंग है वहीं हमारा ऑफिस है। और हमारा विभाग एक इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम भी चलाता है मिनिमम 1 महीने से लेकर मैक्सिमम 6 महीने तक। और पर मंथ स्टाइपेंड भी दिया जाता है 5,000 रुपए। ठीक है, पर मंथ स्टाइपेंड 5,000 रुपए दिया जाता है। उसके बाद डीसी में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपको उस 6 महीनों में जब आप हमारे साथ काम करेंगे तो आपको सारे ही पता चले जाएगा कि क्या है कैसा। 6 months का ये? हाँ जी साहब, मिनिमम 1 मंथ के लिए भी आ सकते हैं, मैक्सिमम 6 महीने जी। हाँ जी मास्टर, आप ग्रेजुएशन के बाद कोई भी ज्वाइन कर सकता है ऑनलाइन। हाँ जी, मैं आप HPSC स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसकी साइट पे जाकर आपको अप्लाई करना पड़ता है। वो सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद जो चॉइस है, जो डिस्ट्रिक्ट में जाके वहाँ की मीडियम के साथ इंटर्नशिप करना चाहते हैं वो वहाँ भेज देते हैं। ठीक है जी। और ऐसे भी आप आना चाहें हमारे वर्कशॉप ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहें तो मैंने आपको ओपन प्लेटफॉर्म बता दिया। अब अगले 5 मिनट में आप क्वेश्चन आंसर अगर आपके कुछ है। सर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। बच्चों, ये आपने ध्यान से सुनना सभी ने, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोफेसर लोग भी है सभी। तो ये मेरा बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है इसमें, क्योंकि मैंने बड़े ध्यान से सर की वीडियो बनाई, तो मैं इसको वैसे भी करना सुनता रहूँगा। तो क्योंकि लाइव चलिए सर ये, तो डी हरिसिंह करके सर ये मेरा क्या नाम है। तो सर मेरा क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आपने सर बहुत बढ़िया बोला सर जी, बहुत ही बढ़िया। तो अच्छा लगा सर, बहुत सी जानकारियाँ हमें मिली। लेकिन मुझे भी थोड़ी सी शर्मिंदगी ये हुई भाई कि मुझे फायर ब्रिगेड का मतलब पता था भाई कि नंबर क्या, लेकिन कंफ्यूजन थी यार फायर ब्रिगेड का होगा या कहीं बेइज्जती ना हो जाए, नहीं बोल पाया। मैं खुद इसमें शर्मिंदा हूँ मैं। तो कुछ बच्चे बोल रहे थे, व्यक्त बोल रहे थे पीछे बच्चे, तो बेचारे कॉन्फिडेंस से बोल नहीं पाए। तो मेरी भी एक बात है सर, बात ऐसी है कि हमारा मल्टीपर्पज हॉल है, उसमें कितनी कैपेसिटी होगी बच्चों? मल्टीपर्पज हॉल में कितनी कैपेसिटी होगी? जब पेपर लगते हैं तो कितने बच्चे बैठते हैं वहां पे? पेपर दिए आपने वहां पे अप्रोक्सीमेटली 500 400 बात है, ठीक है, ओके। और टोटल बिल्डिंग में कितनी रूम होंगे वहां पे हॉल? बाय द वे बहुत है ना जी। सर बाई चांस मान लो उस बिल्डिंग में अंदर पानी भर जाता है, और एकदम पानी जब भरता है वहां पे, तो पता बच्चा भरता पानी वहां पे ग्राउंड फ्लोर में, अगर वहां करंट पकड़ लेता है पानी, तो उस चीज में क्या करना पड़ेगा? मान लो ऊपर पेपर चले हुए हैं, बच्चे आ रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें तो जो है वो सर वही सिचुएशन में जाके क्लियर होती है। अच्छा टेक्निकल बच्चों आपका करंट की सिचुएशन में तो सबसे पहले है कि कोई भी उस पानी को टच ना करे। और वुडन लकड़ी के डेस्क है तो इस पे आप पाँव फोल्ड करके या इसके ऊपर चढ़कर बैठ जाए। वहां तो सर। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि जिसे पता लग जाता है कि उस करंट पानी में करंट है, तो वो मेन स्विच सबसे पहले ऑफ कर दें। अच्छा जी सर, बिल्डिंग बहुत बड़ी है, लेकिन जो निकासी और जो क्या होता है निकासी और जो आना और जाना उसी गेट से है, तो लेकिन वहां पर ऐसा कि अब डिजास्टर के हिसाब से वो पानी क्यों आता है? सबसे बड़ी बात तो ये है, मान लो सर टेक्निकल बात है जी, देखो सर जी, देखो सर जी, आप सर लेक्चर दिन आए हुए हैं, देखो सर जी, अब हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे जी। मान लो एक मिनट जस्ट बच्चों, एक मिनट सुनो बच्चों, मान लो बच्चों वहां पर जैसे मान लो जब पानी वहां पीछे आ रहा है, मैंने पीछे सर वीडियो डाली है, वहां पे 5 7 10 हजार व्यू है उसके, बच्चों ने देखी, किसने देखी वीडियो भाई? देखी किसने? देखी ना बच्चों। उस स्थिति में मान लो अगर वहां पर, अब तो चलो राणा साहब आए हुए हैं, राणा साहब से मेरी अब स्पेशल रिक्वेस्ट भी रहेगी कि उसमें कुछ वैसे पीछे पानी आता है बिल्डिंग में,
पीछे से मतलब जो हमारा ड्रेन सिस्टम वो खराब हो गया जी। तो मैं चाहूंगा सर भाई कि आपने बात की कि डीसी ऑफिस के साथ ही आपका क्या नाम है, तो सर हमने डीसी को भी कंप्लेंट की है जो मतलब पहले, और क्या मैं दोबारा कंप्लेंट करनी पड़ेगी या थोड़ा सा आपसे भी हम चाहिए भाई कि कुछ ऐसी स्थिति है कि कल दिन वो बिल्डिंग हमारी क्लश भी हो सकती है। देखिए जी, किसी भी ये जो जोखिम वाली स्थिति सर बता रहे हैं, आपके आसपास ऐसी कोई भी स्थिति हो सकती है, आपके घर की भी हो सकती है, स्कूल की भी हो सकती है, कॉलेज की भी है। कभी भी ऐसी स्थिति कोई उत्पन्न हो, सबसे पहले होता है कि उस खतरे से दूर रहना और नजदीकी अथॉरिटी को, चाहे वो कॉलेज की है तो कॉलेज की, स्कूल की है तो स्कूल अथॉरिटी को उसकी जानकारी दी जाए। ठीक है, जब ये जानकारी आपके इंस्टीट्यूशन के कंट्रोल से बात हो जाती है कि नहीं आपका इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल तौर पर नहीं देख सकता या वो बिल्कुल गिरने वाली है, तो फिर जब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी जानकारी मिलेगी तो हम उसकी जानकारी के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को और जितने भी कंसर्न इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनको बोलते हैं कि वो जाके देखें कि इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, और उसके बाद उस सब्स्टिट्यूशन के जब वो एस्टिमेट आते हैं उस पर काम करते हैं। तो ये कोई भी चीजें जैसे सर चाहे कि अचानक हो जाए वो नहीं है, हर चीज का सर एक प्रोसेस है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर ऐसी स्कूल की व्यवस्था और बिना उसको सिचुएशन को देख के, चाहे वो फायर करंट की आप वाटर करंट की बात करें, सबसे पहली बात कि कमरे के अंदर पानी आ क्यों रहा है। जी जी सर, सबसे पहले तो सोचने की बात है कमरे के अंदर पानी आ क्यों रहा है। दूसरे सोचने की बात है कि उस पानी में करंट दौड़ेगा कैसे, क्या आपकी वायरिंग ठीक नहीं है। तो पहला करंट तो बाद का विषय है, पहला विषय तो ये है कि पानी आया जाए उसे कंट्रोल किया जाए। जी 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 सर। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें एक बार खराब नहीं होती, हर आपदा पहले समय देती है आपकी जागरूकता के हिसाब से। सर 2 साल से ऊपर हो सकते हैं, अगर आप 3 साल है ना, 3 साल से पुराना। आपकी अथॉरिटी के ऊपर मैं भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा, वो है तो टाइम से चीजें कंट्रोल में रह सकती। बाकी सर हमने सब प्रिंसिपल से बात की, लेकिन राणा सर जो आए हैं अभी इनसे हमने बात नहीं किया। हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि तो आपका इंस्टीट्यूशन का मसला है, वो आप एक बार प्रोसेस में लाओ। जी सर जी। क्योंकि मैं ऐसे बाहर से आया हूँ और इंस्टीट्यूशन के किस तरह से प्रोसेस है उस पर कुछ नहीं कह सकता। आपके इंस्टीट्यूशन का है, आप उसको किस तरह से प्रोसेस में लाते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, वो आप लाए। जब एडमिनिस्ट्रेशन और जब डिले में की बात आएगी तब सर हमारे अच्छा ठीक है, थैंक यू सर जी। आइए सर, नहीं मैं सुनूंगा। तो अब मैं बाहर बिल्डिंग को दिखाऊंगा सारा वो। देखो जी, अब मैं वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ से पानी घुसता है। मैं जो आजकल जो हमारे प्राचार्य महोदय आए हुए हैं डॉक्टर राकेश राणा जी, तो इनसे भी इसके बारे में बात करेंगे हम। हालांकि मैंने इनसे इसके बारे में डिस्कस नहीं किया, लेकिन कुछ प्रोफेसर बोल रहे थे भाई कि सर ये जो है ये अब इनको सर को उसके बारे में अवगत कराना पड़ेगा। तो मैं जो इस वीडियो के माध्यम से, जैसे कि अब यही है, देखो ये हमारा कंटीन है, क्योंकि मैं हर कोई यहाँ से पीछे दिखाई दे बार यहाँ से पानी बहुत आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ये देखो जी, क्योंकि पीछे जो है ये देखो यहाँ पूरा भर जाता है, और ये हमारी निकासी है यहाँ से। ठीक है जी, इधर से निकासी भी है और दूसरी बात है, और ऊपर से हमारा हॉल है। तो ये जो है ये देखो जी सारा, ठीक है जी, ये देखो जी, क्योंकि यहाँ पीछे जो है मिट्टी है ये ऊंचे में है, पीछे बैक साइड में। अब मैं वो दिखाता हूँ, क्योंकि मैं टेक्निकली दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात की बहुत चिंता है। ऊपर ही हमारा हॉल है, ऊपर हमारा डिपार्टमेंट भी है, तो ऊपर हमारा स्टाफ रूम भी है, सारा मतलब आर्ट्स ब्लॉक की मैक्सिमम से यहाँ लग रहती है। तो अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि ये पानी कहाँ से घुसता है। तो नमस्कार, कैसे हो? नमस्कार 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 बच्चे। तो मैं दिखाना चाहूँगा, क्योंकि नमस्ते बच्चे, नमस्ते, कैसे बच्चे हो? ठीक हो? तो अब क्योंकि ये ज़रूरी है, तो मैं फिर से कहूँगा कि राणा साहब जो हमारे प्रिंसिपल साहब, इनसे मैं दूरी बात करूँगा। पहले भी जो बात हुई तो इनसे बात नहीं हुई। ये देखो, मैं बताता हूँ, मैं सारा ड्रेन सिस्टम जो है हमारी, ये हमारी बिल्डिंग है, ठीक है जी,
यहाँ हमारी क्लास लगती है, ये हमारा स्टाफ रूम है, ये हमारा सेमी क्लास है, उधर हॉल है। अब मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो जी, क्योंकि ये देखो जी, ये देखो ये पूरा यहाँ ये बैठ गया हुआ है, ये ड्रेन सिस्टम सारा खराब हो चुका है। ये देखो जी, ठीक है जी, ये देखो जो सारा बरसात में इसमें पानी घुस जाता है इधर और वहाँ से निकल जाता है। ये पीछे भी दिखाए थे मैंने, अब मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमने डिजास्टर मैनेजमेंट में हमने लेक्चर भी सुन लिया। ये देखो जी, ये देखो जी, ये सारी ये बैठ गई है, क्योंकि ये जो है ये आगे ऊंचा हो गया हुआ है, ये जो डाउन हो गया हुआ है, पानी की निकासी के लिए जगह रही नहीं। और ये सारा जो है, जब पीछे वीडियो डाली थी मैंने, तो उस वक्त जब वीडियो डाली थी तो उस वक्त थोड़ा सा ये शुरू करने लगे थे, उस बाद फिर कुछ किया नहीं। ये देखो इधर, ये देखो जी, ये देखो जी, ये उस वक्त शुरू कहते हैं। अब ये पता नहीं किस वजह से मतलब बंद किया हुआ है, कोई पता नहीं है। ये देखो जी, ये सारा जो पानी जो है, ये देखो जी, पूरी छत का पानी जो है, ये देखो जी, यहाँ से आता है ये, और यहाँ से इधर से घुस जाता है ये सारा पानी, यहाँ से घुस जाता है सारा। और जो नीचे वो दिखाया था पिछले मैंने, वहां से निकल जाता है, वहां तालाब बन जाता है। उसी पीछे वीडियो डाली थी मैंने, ये देख लो जी, ये देख लो। तो मैं तो चाहता हूँ भाई कि ये इसका बहुत, देखो जी, ये सारा पानी यहाँ आता है, यहाँ डाउन यहाँ होता है। ये जो है थोड़ा इसको ऊपर उठा के, ये पानी की निकासी वहां से निकालनी पड़ेगी इसको, यहाँ से बाहर थोड़ा उसको ऊंचा उठा के, ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी इसका खर्चा, वो तो मैं समझता हूँ भाई कि अब पहले बोलते थे जो प्रचारी जो पहले वाले बोलते भाई कि हमने PWD को बोला, फलाने को बोला, उनको फोन किया, तो इस तरह नहीं चलेगा। ये बिल्डिंग जो है हमारी कॉलेज की अपनी है, और ये बिल्डिंग हैंड ओवर हो चुकी है, ठेकेदार से इसका कोई लेना देना नहीं है, इस ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं इसका, क्योंकि ये पानी जो है हमारी बिल्डिंग आ रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारा प्रशासन को ये जो हमारे जो कॉलेज प्रशासन को ये काम करना पड़े, ऊंचा उठा के इसको थोड़ा इसमें बजरा डाल के, प्यूर मतलब बजरा डाल के, यहाँ से आगे इसके निकासी जो है यहाँ से जाएगा पानी में, यहाँ से आगे फिर हमारी ट्रेन है, नीचे ट्रेन है हमारी, यहाँ से जाएगा ये। तो ये बात है जी, बाकी क्या बोलूँ, बाकी तो क्या, बाकी तो ठीक है, सेमिनार बहुत बड़े चल रहे हुए हैं, बच्चों को जानकारी मिली, लेकिन जो कुछ जो टेक्निकल जो बातें हैं ये मैंने कहनी चाहिए। तो ये अब देखते हैं क्या बनता है। जय शंकर, बम बम बम, हर हर महादेव, जय भरतनाथ, ईश्वर अल्लाह तेरो नाथ, सबको सम्मति देव भगवान। ठीक है जी, मैंने थोड़ा सा दोबारा इसके बारे में जागरूक किया, देखो क्या होता है। ये देखो, ये उस वक्त जो ये मैंने करवाया था, इसमें सारा जो माल मैं अपने गाड़ी में ढोया था मैंने, ये मेरे पास ये वीडियो बड़ी पड़ी हुई है, इसका भी कोई पैसा वैसा नहीं मिला। चलो कोई बात नहीं, हम तो कॉलेज के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।